हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकिब जावेद अपने यूट्यूब चैनल द कोर द कंसेप्ट क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। तो हम क्लास को शुरू करते हैं और उससे भी पहले हम देखते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ज्योग्राफी के अंतर्गत जो ये क्लास चल रहा है, इसके अंतर्गत सारी क्लासेज जो होंगी अपने प्रीवियस क्लास से जुड़ी हुई होंगी। इसलिए ज़रूरी है कि प्रीवियस क्लास को याद किया जाए, समझा जाए, उसको रिवीजन किया जाए। और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं इस क्लास में इसको 2 मिनट 1 मिनट में रिकॉल करूं कि मैंने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ाया था, ताकि बात समझ में आए। और ये सबसे ज़रूरी है कि क्लास को एक दूसरे से जोड़ के पढ़ा जाए, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लास है और यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाले हैं वो कंसेप्ट है, यानी ज्योग्राफी की क्या समझ है, क्या कंसेप्ट है, ये कैसे काम करता है। उसके अंतर्गत इसको ध्यान में रख के हम यहाँ पे क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा इस क्लास में सब्जेक्टिविटी पर ध्यान दिया है, न कि ऑब्जेक्टिविटी पे। इसलिए क्लास को जोड़कर चलना ज़रूरी है। प्रीवियस क्लास जो है आने वाले क्लास से कैसे इम्पोर्टेंट है, इसको कैसे जोड़ कर पढ़ा जाए। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान। और भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ा। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ने के लिए हमने टेम्परेचर बेस्ड स्टडी किया, डेंसिटी बेस्ड स्टडी किया। अंत में लास्ट में हमने भूकंप पर आधारित अध्ययन किया। इसके अध्ययन के बाद हमें यह पता चला कि पृथ्वी के आंतरिक परतें जो हैं भारी पदार्थों से बनी हुई हैं, जबकि बाहरी परतें यानी क्रस्ट जो है हल्की पदार्थों से बनी हुई हैं। इन अध्ययन का मतलब यह है कि आगे आने वाले नेक्स्ट क्लास में ये बार बार ये बातें आएंगी कि जो क्रस्ट है, जो स्थल मंडल है, जो सतह है, वो हल्की पदार्थों से बनी हुई है, और जो आंतरिक परतें हैं यानी आंतरिक भूगर्भ के अंतर जो जिन पदार्थों से उनका निर्माण हुआ है वो भारी पदार्थों से हुआ है। तो हमने देखा इसके बारे में कि ये कैसे काम करता है। उसके बाद हमने जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत भूकंप आधारित यानी इसके अंतर्गत हमने भूकंप भी पढ़ा। अब जो जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत जो दूसरा चैप्टर है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पीटी और मेंस दोनों के नज़रिए से ये जो क्लास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस है। पीटी चाहे यूपीएससी का हो या एसएससी का हो या बीपीएससी का हो, हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो क्लास है ये स्पेशल नहीं है किसी एसएससी, बीपीएससी या यूपीएससी के लिए। ये कंसेप्ट क्लास है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर दिया जाएगा कि विषय की समझ हो। तो इसके अंतर्गत हमने जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हमने देखा कि पहले क्या पढ़ा। आज जो हम क्लास करने वाले हैं वो जियोमॉर्फोलॉजी का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अर्थ मूवमेंट या भू संचलन। अब यहाँ पे भू संचलन का क्या मतलब है, इसका क्या तात्पर्य है, अर्थ मूवमेंट का क्या मतलब है। अर्थ मूवमेंट के तौर पे हम देख सकते हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, रोटेशन करती है, या पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। यह भी एक तरह का अर्थ मूवमेंट ही हुआ। लेकिन जब हम यहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृतिक विज्ञान, पृथ्वी की सतह पर दिखने वाले जो स्थलित उनका निर्माण कैसा हो, उसके आधार पर जब हम पढ़ रहे हैं तो याद देखेंगे कि इसका अर्थ जो है वह पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण से नहीं है, जबकि इसका संबंध जो है, अर्थ मूवमेंट का संबंध जो है वो प्लेटों के मूवमेंट से है, यानी कि प्लेटों के संचलन से है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये प्लेट क्या है। बात आएगी कि प्लेट क्या है। जब अर्थ मूवमेंट का संबंध प्लेटों के संचलन से है, प्लेट के मूवमेंट से है, तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये प्लेट क्या है। तो दोस्तों, एक वाक्य में यह कहा जाए कि प्लेट जो है स्थल मंडल का एक वृहद खंड है। क्या है? स्थल मंडल। हमने प्रीवियस क्लास में स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर के बारे में हम लोग पढ़ा था। ये लिथोस्फीयर क्या है? स्थल मंडल का वृहद खंड है, टुकड़ा है, ये काफ़ी बड़ा टुकड़ा है। प्रीवियस क्लास में हमने पृथ्वी के आंतरिक परतों के बारे में पढ़ा। हम देखें कि पृथ्वी की आंतरिक परत कैसे बांटी गई है। तो सबसे पहला परत जो था क्रस्ट था, क्रस्ट के बाद मेंटल, और उसके बाद जो था कोर था। एक दूसरे स्तर पर जब हम पृथ्वी के स्तर को बांटते हैं तो सबसे पहले स्थल मंडल लिथोस्फीयर, उसके बाद दुर्बल मंडल स्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर और सेंट्रोस्फीयर यानी कि कोर।
इस आधार पे हम देखते हैं यहाँ हमारा जो चैप्टर है स्थल मंडल, जो हम पढ़ रहे हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल है क्या? स्थल मंडल किन चीज़ों से बना हुआ है? प्रीवियस क्लास हम इसलिए बोल रहे हैं कि प्रीवियस क्लास से ये सारा क्लास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि स्थल मंडल जो है वो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत से मिलकर बना हुआ है। यानी इसका निर्माण जो हुआ है क्रस्ट के साथ है और क्रस्ट के साथ ऊपरी मेंटल का ऊपरी लेयर है। इन दोनों को मिलाकर स्थल मंडल का निर्माण होता है। और यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो स्थल मंडल है ये समझ लीजिए कि एक टुकड़ा है, एक लेयर है। लगभग इसकी मोटाई 90 से 100 किलोमीटर की होती है। और ये जो स्थल मंडल है ये मूवमेंट करता है दुर्बल मंडल पर, यानी कि स्थेनोस्फेयर पर। स्थेनोस्फेयर, दुर्बल मंडल, ये नाम याद रखने वाली है, सारा नाम इम्पोर्टेंस है। अब फिर से देखते हैं, समझते हैं इसको। स्थल मंडल जो है क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत से मिलकर बना हुआ है। और ये जो स्थल मंडल है मूवमेंट करता है स्थेनोस्फेयर पर। ये ठोस पार्ट है, सॉलिड है। और स्थेनोस्फेयर जो है लिक्विड तो नहीं है, लिक्विड जैसा कोई पदार्थ है, यानी कि लावा है। और ये स्थल मंडल जो है इस पे खिसकता है, किस पे? स्थेनोस्फेयर पे, दुर्बल मंडल पर। और इसी खिसकने के कारण पृथ्वी की सतह पर आज जो भी संरचनाएं या जो भी स्थलाकृतियां हमको देखने को मिलती हैं वो इसी स्थल मंडल के खिसकने के कारण हुआ है। यानी कि पर्वत, पठार, नदी, कहीं ना कहीं ये सब स्थल मंडल के मूवमेंट से ही हुआ है। अब देखते हैं, यहाँ से प्लेट को समझना आसान होगा। स्थल मंडल हम देख लिए हैं क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत से बना हुआ है। प्लेट जो है इस स्थल मंडल का टुकड़ा है, काफ़ी बड़ा टुकड़ा है। हम कह सकते हैं कि लगभग यह स्थल मंडल जो है 12 प्लेटों में बटा हुआ है या टूटा हुआ है। ये टुकड़ा है और ये बहुत बड़ा टुकड़ा है। और यही प्लेट जो है मूवमेंट करता है किस पे? तो स्थेनोस्फेयर पे। और इसी प्लेट के मूवमेंट के कारण पृथ्वी के सतह पर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जिसमें सबसे पहला क्रिया ये होता है कि स्थल स्वरूप का निर्माण होता है, पर्वत का निर्माण होता है, पठार का निर्माण होता है, भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, नदियों का निर्माण होता है। यानी जितनी भी चीज़ हम स्थल स्वरूप पे देखते हैं, अपने आँख से देख पाते हैं, जो भी चीज़ हमारे सामने दृश्य है जो प्राकृतिक रूप से है, वह इसी प्लेट के मूवमेंट के कारण संभव हो पाया है। तो यहाँ पे जो अर्थ मूवमेंट का मतलब है यानी प्लेटों के संचलन से है। तो एक बात तो क्लियर हो गया, प्लेट क्या है। प्लेट को समझने के लिए हम स्थल मंडल भी देखते हैं। स्थल मंडल क्या, हमने स्थल मंडल देखा। उसके बाद स्थेनोस्फेयर। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो जाता है कि ये जो प्लेट है क्या ये हमेशा से बटा हुआ था टुकड़ों में या कहीं बाद में बटा हुआ है? तो इसके हिसाब से हम नेक्स्ट अभी जो 10 से 15 मिनट का जो क्लास होगा उसके बाद हम उस पे आएंगे कि कैसे उसका निर्माण हुआ है। लेकिन यहाँ पे कुछ सब्जेक्टिविटी के साथ कुछ ऑब्जेक्टिविटी भी ज़रूरी है, एग्जाम के व्यू से याद करने वाली चीज़ें भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले ज़रूरी है यहाँ पर देखना कि ये प्लेट जो है हम बोले कि लगभग 12 प्लेटों से मिलकर बनी है। यानी पृथ्वी का सतह लगभग 12 प्लेटों से मिलकर बना हुआ है, जिनमें 6 बड़ी प्लेटें हैं और 6 छोटी प्लेटें हैं। तो इन प्लेटों का नाम याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। हम देखते हैं 6 बड़ी प्लेटें कौन हैं। 6 बड़ी प्लेटें, 6 बड़ी प्लेटों में पहला अफ्रीकी प्लेट, कोई भी हो सकता है, पहली दूसरी पे कोई भी हो सकता है। दूसरा जो है प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। तीसरा अमेरिकी प्लेट। चौथा यूरेशियन प्लेट। पांचवा अंटार्कटिक प्लेट।
और छठा जो है भारतीय प्लेट, इंडियन प्लेट है। यानी पृथ्वी के सतह पर ये काफ़ी ज़्यादा जगह घेरती हैं। जो 6 प्लेटें हैं, अफ्रीकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, अमेरिकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट और भारतीय प्लेट। इनका परसेंटेज छोटी प्लेटों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, इनका विस्तार ज़्यादा है, इनकी आकार काफ़ी ज़्यादा है, ये साइज में काफ़ी बड़े होते हैं। इन प्लेटों में प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है ये सबसे बड़ी प्लेट है और एक ये महासागरीय प्लेट भी है। शेष जो 5 प्लेटें हैं वो महाद्वीपीय प्लेट हैं और ये जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है ये सबसे बड़ी प्लेट है और उसके साथ साथ ये महासागरीय प्लेट भी है। कहीं कहीं हमको ये किताब में, किसी किताब में बड़ी प्लेटों की संख्या लगभग 7 बताई जाती है। तो उन 7 प्लेटों में अमेरिकी प्लेट को उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट में बांट कर बताया जाता है। अगर इसको हम 2 पार्टों में बांट दें, उत्तरी और दक्षिणी, तो बड़ी प्लेटों की संख्या लगभग 7 हो जाएंगी। अब यहीं पे हम देखते हैं कि 6 छोटी प्लेटें कौन सी हैं। 6 छोटी प्लेटें, ये नाम रखना, याद रखना ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है निम्न में से कौन सी प्लेटें जो हैं बड़ी प्लेटें हैं। 3 इसमें से दे दे और एक नाम इसमें से दे दे, या इसको कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। बड़ी प्लेटों के संदर्भ में भी पूछ सकता है, एक छोटी प्लेट का नाम दे दे और पूछ दे कि निम्न में से कौन सी छोटी प्लेटें हैं। तो नाम याद होना जरूरी है। इसमें देखते हैं अरेबियन प्लेट पहला, दूसरा फिलिपाइन प्लेट, तीसरा नाजका प्लेट, चौथा कोकोस प्लेट, पांचवा कैरोलिन प्लेट, अरेबियन प्लेट हो सकता है कि साफ ना लिख पा रहा हूँ लेकिन नाम मैं बोल देता हूँ। आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लें या ऐसे जब भी पढ़े तो कॉपी लेकर पढ़ें और इसको साथ साथ में उतार लें, लिख लें। तो अरेबियन प्लेट, फिलिपाइन प्लेट, नाजका प्लेट, कोकोस प्लेट, कैरोलिन प्लेट और एक छठा फ्यूजी प्लेट। छठा जो है फ्यूजी प्लेट है। तो इस तरीके से पूरे पृथ्वी की सतह पर इन 6 प्लेटों का विस्तार है। वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर इसको तय किया गया है कि ये 6 बड़ी और 6 छोटी प्लेटों में मिलकर बनी हुई हैं। लेकिन ये हमेशा से प्लेट 12 नहीं थी या छोटी या बड़ी प्लेटों में बटी हुई नहीं थी। इससे पहले यानी कि करोड़ों साल पहले हम पीछे जाएं तो ये सारी प्लेटें कभी ना कभी सब मिलकर एक टुकड़ा था, यानी प्लेट एक ही था, सिंगल प्लेट था। तो उसके बारे में हम देखते हैं, उन सिंगल प्लेट के बारे में देखते हैं। तो हम यहाँ से इसको इरेज करते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर ये 6 प्लेटें हमेशा से नहीं रही हैं, यह सत्य नहीं है। ये 6 प्लेटें या 12 प्लेटें जो छोटी और बड़ी प्लेटें दिख रही हैं, ये कभी ना कभी सारी प्लेटें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी या किसी बड़े प्लेट के टूटने से इन छोटी प्लेटों का निर्माण हुआ है। हम देखेंगे कि इनका निर्माण कैसे हुआ है, प्लेट कैसे मूवमेंट करते हैं। तो जो बड़ा हुआ सबसे पहले लाखों करोड़ों साल पहले स्थल मंडल का स्वरूप हमेशा से ऐसा नहीं था। एक बड़ा सा टुकड़ा था पृथ्वी के सतह पर, यह स्थल मंडल का हम बोल सकते हैं, यानी ये एक सिंगल प्लेट था। और ये सिंगल प्लेट आज हम इसे पेंजिया नाम देते हैं। क्या? पेंजिया, यानी पृथ्वी की सतह पर जो सिंगल प्लेट था। हम इसको विस्तार में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आने वाला लगभग 12 से 15 क्लास लगभग इसी बेस पे चलेंगे, इसी के आधार पर चलेंगे। यानी कि समझ लीजिए कि लगभग 1-2 क्लासेस जो होंगी अभी फ़िलहाल की,
वो आने वाले 10, 12, 15 क्लास के लिए एक मैप है। तो यहाँ पे प्लेट को इमेजिन करना कि आखिर प्लेट है क्या, बार बार प्लेट वर्ड आए लेकिन प्लेट है क्या, इसको इमेजिन कर लेना कि ये प्लेट है क्या। उसके बाद आने वाले जो 10-12 क्लासेस हैं वो समझना आसान हो जाएगा, या इनका निर्माण कैसे हुआ है इन प्लेटों का। अगर उसका हम इतिहास देखें तो आने वाला जो क्लास होगा वो उसके आधार पे आसान हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये जो बड़ा प्लेट था, सिंगल प्लेट था, ये पेंजिया कहलाया। इसे हम पेंजिया नाम देते हैं। और इस प्लेट के चारों तरफ, इस प्लेट के चारों तरफ एक महासागर था, जिसे प्रशांत महासागरीय कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर। उसी का नाम अभी हम पैंथालासा बोलते हैं, पैंथालासा। लेकिन ये तो प्लेट सिंगल था, लेकिन इसके बीच में एक दरार था, या कहें कि एक सागर था। यानी दोनों प्लेट के बीच में एक सागर था, और ये सागर जो है ये कहलाया टेथिस सागर। टेथिस सागर, ये बीच वाला जो सागर है, पानी है, समुंदर है, जो भी है, जो भी कह सकते हैं इसको। यानी कि पेंजिया के बीचों बीच एक संकरी पतली सी लंबी सागर थी, जिसका नाम हम आज टेथिस सागर कहते हैं, और इसी को आधार बना के हम अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं। इस टेथिस सागर के ऊपर वाले भाग को, यानी ये वाला भाग, नॉर्थ साइड वाला भाग, इसको हम अंगारा लैंड, अंगारा लैंड या लॉरेशिया, ये दो नाम है। ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पेंजिया का उत्तरी भाग क्या कहलाया और पेंजिया का जो दक्षिणी भाग है वो क्या कहलाया। पेंजिया का जो दक्षिणी भाग है वो कहलाया गोंडवाना लैंड। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि पहले पेंजिया सिंगल था, टूटकर दो भागों में बट गया। दो भागों में बटने से पहले उसके बीच में टेथिस सागर था। उत्तरी भाग जो है अंगारा लैंड या लॉरेशिया कहलाया, जबकि दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। उस हिसाब, यानी कि आज जो महाद्वीप का जो वितरण है पृथ्वी के सतह पर, या कॉन्टिनेंटल जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस पृथ्वी के सतह पर, इसमें वो भाग कहाँ आता था, तो हम कह सकते हैं कि इसके उत्तरी साइड में, यानी नॉर्थ भाग में जो आता था वो, उसमें अमेरिका आएगा, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। यानी कि टेथिस सागर का जो उत्तरी भाग था अंगारा लैंड या लॉरेशिया, आज का जो कॉन्टिनेंटल उसका एक्सपेंड है, या इससे जो टूट कर जो महाद्वीप बने हैं, उसमें ये तीन आएंगे, अमेरिका, यूरोप और एशिया। जबकि गोंडवाना लैंड यानी दक्षिणी भाग में आएगा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, साउदर्न अमेरिका, अफ्रीका और अंटार्कटिक। ये सारा नाम याद होना चाहिए, क्योंकि ये नाम बार बार आएगा कि ये प्लेटें टूटकर उत्तर की तरफ गई या दक्षिण की तरफ गई, विषुवत रेखा की तरफ गई, पश्चिम की तरफ गई, या उत्तरी अंगारा लैंड या लॉरेशिया टूटा तो उसमें कौन कौन से कॉन्टिनेंट या प्लेट बने। दक्षिणी भाग यानी गोंडवाना लैंड टूटा बाद में, तो उसमें कौन कौन सी आज प्लेटें बनी, या कौन कौन सी महाद्वीप किस भाग में आती हैं। तो ये नाम रखना, याद रखना ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है। इसी प्लेट के टूटने
और बिखरने के कारण प्लेटों का आपस में टकराव या टूटने के कारण इसका जो विस्तार है या पृथ्वी की सतह पर जो भी आकृतियाँ बनती हैं इन्हीं प्लेटों के टूटने के कारण बनी है। एक चीज़ और याद रखने वाला है कि पैलियोजिक या पूरा जीव महाकल्प काल में युग में ये जो पूरा पेंजिया था, पूरे पृथ्वी के इतिहास को जूलॉजिकल मैप में, भूगर्भीय मैप में बांटा गया है। तो यानी जूलॉजिकल मैप कि किस वक्त में कौन सी घटनाएं हुई, कितनी पहले कौन सी घटनाएं हुई। तो पैलियोजिक एज में ये जो पेंजिया था ये एक सिंगल टुकड़ा था, ये टूटा हुआ नहीं था। और जब कार्बोनिफेरस एज स्टार्ट हुआ, कार्बनिक युग जब स्टार्ट हुआ, उस टाइम में ये जो प्लेटें हैं ये टूटना स्टार्ट हुआ और बिखरना स्टार्ट हुआ और पृथ्वी की सतह पर एक जगह से दूसरे जगह जाना स्टार्ट हुआ। तो ये दो चीज़ें याद रखना है कि पैलियोजिक एज में पूरा जीव महाकल्प काल में पेंजिया जो था एक सिंगल टुकड़ा था, न कि टूटा हुआ भाग था। लेकिन उसके बाद जो युग आया, कार्बनिक युग जो आया, कार्बोनिफेरस एरा जो आया, उसमें पेंजिया जो है टूटना स्टार्ट हुआ। एक चीज़ पेंजिया के बारे में और जानना जरूरी है कि ये जो है हल्की पदार्थों से बना था। किससे? हल्की पदार्थों से बना था। बात आ गई, प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा था कि पृथ्वी की ऊपरी सतह जो है हमेशा हल्की पदार्थों से बनी हुई है, तो पेंजिया भी जो था हल्की पदार्थों से बना हुआ है। इस आधार पे हमने जो अर्थ मूवमेंट का एक भाग अभी कवर किया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक सवाल इसके अंतर्गत ये भी उठ के आ सकता है कि आखिर पेंजिया टूटा क्यों, इसके टूटने के क्या कारण हो सकते हैं। तो इस पर बहुत सारे डिबेट हैं, बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, या पेंजिया के टूटने के बाद भी बहुत सारा सिद्धांत आया है। तो पेंजिया के टूटने के बारे में कहा जा सकता है कि आंतरिक कारणें ज़्यादा महत्वपूर्ण रही हैं, यानी भूगर्भ में चलने वाली प्रक्रियाएं जो हैं ज़्यादा महत्वपूर्ण रही हैं। उसमें सबसे पहले भूचुंबकत्व की अवधारणा, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स को कहा जा सकता है इसके टूटने के कारण, या पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा, जो लावा है, उसके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा के द्वारा भी पेंजिया टूट सकता है, या रेडियो एक्टिविटी से संबंधित कोई क्रिया पृथ्वी के आंतरिक परतों में चल रही हो, उससे भी पृथ्वी का ये टूटना संभव हो सकता है। यानी कि पेंजिया के टूटने के कई सिद्धांत दिए जा सकते हैं। पेंजिया जब टूट गया या पेंजिया के टूटने के बाद ये कैसे तय हुआ, या वैज्ञानिक जो है ये कैसे तय कर पाए कि ये जो पेंजिया जो टूटा हुआ है, आज जो भी कंटिनेंट डिस्ट्रीब्यूट है पृथ्वी की सतह पर, ये कभी एक भाग था, एक सिंगल पार्ट था जिसे पेंजिया कहते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे, या अभी जो आने वाला जो क्लास होगा उसमें हम पढ़ेंगे, उसमें हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत असल में वही चीज़ है जो प्लेटों का मूवमेंट है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो थ्योरी दिया गया है वेगनर महोदय साहब के द्वारा, वो ये सत्यापित करता है या प्रमाणित करता है कि कैसे ये जो आज जो कंटिनेंट है वो कभी एक था, कभी एक टुकड़ा था, जो आज कई टुकड़ों में बटा हुआ है। तो उसको हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या महाद्वीपीय सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत सागर नितल प्रसार यानी कि सी फ्लोर स्प्रेड से संबंधित सिद्धांत हम लोग आगे पढ़ेंगे। भ्रंश घाटी का निर्माण को कैसे हुआ, इसका अध्ययन हम आगे क्लास में करेंगे। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि प्लेट क्या है इस क्लास में, या अभी जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है कि प्लेट क्या है, स्थल मंडल क्या है, पैंथालासा क्या है, टेथिस सागर क्या है, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड ये कैसे टूटा, या आज का जो वितरण है, आज जो कॉन्टिनेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्दर्न पार्ट में आता है या साउदर्न पार्ट में आता है।
तो ये सारी चीज़ें आज हमने देखा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कंपटीशन के व्यू से, एग्ज़ाम के व्यू से, या सामान्य रूप से ज्योग्राफी पढ़ने के लिए ये चैप्टर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो टेथिस सागर है, आज अगर इसका कोई पूछे कि अवशेष कहाँ है, हम तो देख पाते हैं कि गोंडवाना लैंड का अवशेष कहाँ है, अंगारा लैंड का अवशेष कहाँ है, लेकिन टेथिस सागर का अवशेष अगर कहा जाए तो आज जो मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर जो है, उसको हम टेथिस सागर का अवशेष बता सकते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर इसे सत्यापित किया जा चुका है कि भूमध्य सागर जो है, मेडिटेरेनियन सी जो है वो टेथिस सागर का ही भाग है। हमने देखा। अब अर्थ मूवमेंट के अंतर्गत प्लेटों का मूवमेंट करने का क्या कारण थे, या मूवमेंट के कितने तरीके हैं। जैसे कि कभी कभी प्लेटों का सडन मूवमेंट होता है, कभी कभी बहुत स्लो तरीके से मूवमेंट होता है, कभी वर्टिकल मूवमेंट होता है, कभी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। तो इसके आधार पर हम आगे क्लास करेंगे, आगे देखते हैं कि इसको कैसे बांटा जाता है। अब हम देखते हैं कि इन प्लेटों के मूवमेंट के क्या कारण हो सकते हैं। चूँकि हम देखते हैं कि प्लेटों की चौड़ाई लगभग 90 से 100 किलोमीटर है, इनकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, हज़ारों हज़ार किलोमीटर की लंबाई है। इनका वज़न कितना ज़्यादा होगा। आखिर इतने बड़े भूभाग को, इतने बड़े पार्ट को, प्लेटों को मूवमेंट कराना कैसे संभव है। मूवमेंट कराने के लिए कुछ न कुछ कारक तो ऐसे होंगे जो जिम्मेदार होंगे, जो उसके कारण बनेंगे मूवमेंट करने के लिए। हम देख रहे हैं कि इनकी लंबाई और चौड़ाई और मोटाई के हिसाब से कि इनके मूवमेंट करने के लिए कितना अधिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि ये तैर रहे हैं, ये खिसक रहे हैं, ये मूवमेंट कर रहे हैं, इन्हें मूवमेंट करने के लिए कितनी ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे पॉसिबल, आखिर ये ऊर्जा आता कहाँ से है। इन प्लेटों के मूवमेंट करने के लिए ये ऊर्जा आएगा कहाँ से। तो इससे संबंधित सिद्धांत देने के लिए, यानी कई वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया है कि इन प्लेटों के मूवमेंट के लिए बहुत सारे कारक एक साथ जिम्मेदार हो सकते हैं, या कोई एक कारक जिम्मेदार हो सकता है। इनमें सबसे पहला कारक जो है बताया जाता है कि, या वैज्ञानिक के अध्ययन पे हम देख सकते हैं कि प्लेटों के मूवमेंट के लिए सबसे पहला कोई कारण या संभव या उसकी संभावना है उनके मूवमेंट के लिए, या कोई चीज़ जिम्मेदार है, कोई कारक जिम्मेदार है, तो वो डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स है, या अवकल गुरुत्वीय बल, जिसको हम लोग अवकल गुरुत्वीय बल हिंदी में बोलते हैं, और डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने कहा कि ये एक कारण हो सकता है प्लेटों के मूवमेंट के लिए। दूसरा कारण महाद्वीपों की प्लवनशीलता हो सकती है, या बायोन्सी ऑफ कंटिनेंट हो सकता है। ये दो कारण ज़्यादा महत्वपूर्ण बताए गए हैं। तीसरा टाइडल इफेक्ट भी हो सकता है। पृथ्वी के अंदर काफ़ी मात्रा में स्टेनोस्फीयर पर लावा है, और लावा के द्वारा तापमान के जरिए काफ़ी ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, और ये ऊर्जा जो है हो सकता है कि प्लेटों के मूवमेंट के लिए जिम्मेदार हो। ये भी कहा जा सकता है। हम देख रहे हैं प्रीवियस क्लास में कि पृथ्वी का जो क्रस्ट है, या पृथ्वी का जो स्थल मंडल है, जो लिथोस्फीयर है, वो हल्की पदार्थों से बना हुआ है। हम अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि पेंजिया का निर्माण भी हल्की पदार्थों से हुआ है, यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम से, Cl से हुआ है। और जो स्टेनोस्फीयर है, दुर्बल मंडल है, उसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम से, सीमे से हुआ है। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि स्टेनोस्फीयर का जो डेंसिटी है वो क्रस्ट या स्थल मंडल लिथोस्फीयर की तुलना में ज़्यादा है।
इस आधार पर हम दे सकते हैं कि ये मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि स्फेनोस्फीयर का डेंसिटी ज़्यादा है तुलना में लिथोस्फीयर के, स्थल मंडल के। तो ये ऊर्जा हो सकता है कि डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स, अवकल गुरुत्वीय बल से आता हो, टाइडल इफेक्ट से आता हो, या मैग्मा के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा से आता हो। कोई भी कारण हो सकता है, एक कारण भी हो सकता है, एक से अधिक कारण भी हो सकते हैं। अब जो ये ऊर्जा आता है या प्लेटों के मूवमेंट के लिए कहीं ना कहीं बल की उत्पत्ति होती है। आखिर ये बल आता कहाँ से है, इसको किस आधार पर बांटा जा सकता है? बल कहाँ से आता है? हम बोल सकते हैं बल का स्रोत क्या हो सकता है। अगर इसको एक अध्ययन के रूप में अगर इसको बांटा जाए, स्टडी को आसान बनाने के लिए अगर इसको बांटा जाए, तो हम कह सकते हैं कि स्रोत कोई ना कोई सोर्स होगा। स्रोत के आधार पर अगर हम इसको बांटते हैं, स्रोत के आधार पर, बल के आधार पर, क्योंकि बल चाहिए प्लेटों के मूवमेंट कराने के लिए, और बल के लिए कोई ना कोई स्रोत चाहिए, कोई ना कोई सोर्स चाहिए। तो ये सोर्स दो प्रकार का हो सकता है। इसको अलग तरीके से भी बांटा जा सकता है, लेकिन जितना आसान तरीके से हो सके इसको समझना, उस आधार पे हम इसको बांट कर पढ़ने का अध्ययन कोशिश करते हैं। तो एक हो सकता है अंतर्जात बल, जेनेटिक फोर्स, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक परतों द्वारा लगने वाला बल भी हो सकता है। पृथ्वी के आंतरिक परतों द्वारा लगने वाले बल में कई प्रकार के बल काम कर सकते हैं, लेकिन एक जो है ये जिम्मेदार हो सकता है। पृथ्वी के आंतरिक परतों द्वारा लगने वाला बल, ऐसे बोल सकते हैं, पृथ्वी के आंतरिक परतों द्वारा। जब एक बल आंतरिक परत हो सकता है तो दूसरा बहिर्जात बल, यानी कि बाहरी परतों द्वारा लगने वाला बल। इसको हम लोग एक्सोजेनेटिक फोर्स के अंतर्गत बांट सकते हैं। इसको कह सकते हैं कि ये पृथ्वी के बाहरी परतों द्वारा इसको इस रूप में भी पढ़ सकते हैं कि इन प्लेटों के मूवमेंट के कारण पृथ्वी की सतह पर जिन भी स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है वो इन्हीं दोनों बल के द्वारा संभव हो सका है। यानी पृथ्वी के आंतरिक परतों द्वारा लगने वाला बल और पृथ्वी के बाहरी परतों द्वारा लगने वाला बल। आंतरिक परतों के अंतर्गत हमने देख लिया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, बायोंसी ऑफ कॉन्टिनेंटल हो सकता है, यानी कि कॉन्टिनेंटल बायोंसी हो सकता है, टाइडल इफेक्ट हो सकता है, लावा द्वारा उत्पन्न बल हो सकता है, रेडियो एक्टिविटी हो सकता है पृथ्वी के आंतरिक सतहों के अंतर्गत। पृथ्वी के आंतरिक परतों द्वारा लगने वाला बल को हम ग्रेविटेशनल फोर्स पहला, दूसरा टाइडल फोर्स, रेडियो एक्टिविटी भी हो सकता है, उसके द्वारा भी ऊर्जा उत्पन्न होता हो। टाइडल फोर्स, रेडियो एक्टिविटी, ग्रेविटेशनल, बायोंसी, प्लवनशीलता, बायोंसी, ये चीज़ें काम कर सकती है। बहिर्जात के अंतर्गत क्या आएगा? तो एटमॉस्फेयर आएगा, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। पृथ्वी के सतह पर जिन भी सतहों का निर्माण हुआ है, जिन भी स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है, उसमें ये दो कारक ज़्यादा जिम्मेदार हैं, या इन दो कारकों के अंतर्गत बांट कर ही इनके परतों का निर्माण को पढ़ सकते हैं। पहला है अंतर्जात बल। अंतर्जात बल के अंतर्गत हमने देख लिया ग्रेविटेशनल फोर्स, टाइडल फोर्स, रेडियो एक्टिविटी, बायोंसी, या और भी बहुत सारा कारण हो सकता है। मैग्मा से
क्रिएट हुआ एनर्जी भी हो सकता है, लेकिन पृथ्वी के बाहरी सतहों के द्वारा भी, लगने वाला बल के द्वारा भी पृथ्वी के सतह पर जो स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है, या कंटिनेंटल जो ड्रिफ्ट है, या जो इन प्लेटों का मूवमेंट है, उसके लिए एटमॉस्फेयर भी जिम्मेदार हो सकता है। एटमॉस्फेयर के अंतर्गत क्या आएगा? एटमॉस्फेयर के अंतर्गत तापमान, ह्यूमिडिटी, एयर, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएगी। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इसको भी। एटमॉस्फेयर के अंतर्गत जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग डेन्यूडेशन बोलते हैं। डेन्यूडेशन यानी कि अन्नच्छादन। अन्नच्छादन के प्रक्रिया के द्वारा ही, डेन्यूडेशन के प्रक्रिया के द्वारा ही पृथ्वी की सतह पर मैदानों का निर्माण होता है। मैदान के निर्माण के लिए डेन्यूडेशन जिम्मेदार है। जितनी प्रकार की मिट्टियों का निर्माण हुआ है उसके लिए डेन्यूडेशन निर्माण है। मिट्टी का कटाव, पहाड़ों का कटाव, पर्वतों का कटाव या पठारों का क्षरण, ये सब के लिए डेन्यूडेशन प्रोसेस जिम्मेदार है। और डेन्यूडेशन होता है, डेन्यूडेशन के लिए एटमॉस्फेयर जिम्मेदार है। डेन्यूडेशन के अंतर्गत हम इसको एक अलग क्लास करेंगे, डेन्यूडेशन के, उसके अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि भू संचलन के लिए उत्पन्न जो बल की ज़रूरत है, जो ऊर्जा के लिए कहाँ से बल आता है, तो स्रोत के आधार पर इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है एंडोजेनेटिक फोर्स, यानी पृथ्वी के आंतरिक परतों द्वारा लगने वाला बल। दूसरा जो है एक्सोजेनेटिक फोर्स, यानी पृथ्वी के बाहरी परतों द्वारा लगने वाला बल। बाहरी परतों में लगने वाला बल के लिए एटमॉस्फेयर जिम्मेदार है। एटमॉस्फेयर के अंतर्गत डेन्यूडेशन यानी कि अन्नच्छादन की प्रक्रिया होती है। अन्नच्छादन ही पृथ्वी के सतह पर मैदान के निर्माण के लिए, मिट्टी निर्माण के लिए जिम्मेदार है। डेन्यूडेशन के अंतर्गत अपर्दन की क्रिया शामिल होती है, वेदरिंग की क्रिया शामिल है। जितने मौसम में बदलाव होते हैं, वेदरिंग जो होता है वो जिम्मेदार है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया का भाग है। यानी पृथ्वी की सतह पर जिन भी स्थलाकृतियों, हमने जियोमॉर्फोलॉजी जब स्टार्ट किया था तो ये देखा था कि पृथ्वी की सतह पर कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है, और उनके लिए, उनको पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए कि उन स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे हुआ, तो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ा। उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बाद हमने भू संचलन यानी अर्थ मूवमेंट पढ़ा। अर्थ मूवमेंट के अंतर्गत हमने आज जो क्लासेस की है, मूवमेंट की हैं, इसको कैसे आगे की क्लास से जोड़ा जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप नेक्स्ट क्लास अटेंड करें। और नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम इसको डिफाइन करेंगे कि अंतर्जात बल जो है ये कैसे काम करता है, या ये कितने प्रकार का हो सकता है। इसका अंतर्जात बल के कारण प्लेटों का मूवमेंट कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा, किस तरह का मूवमेंट करेगा, सडन मूवमेंट करेगा या स्लो मूवमेंट करेगा, स्लो मूवमेंट से क्या परिवर्तन आएंगे, किन चीज़ों का निर्माण होगा, सडन मूवमेंट के परिणाम क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो होगा उसका परिणाम क्या होगा, वर्टिकल मूवमेंट जो होगा उसका परिणाम क्या होगा। ये जो मूवमेंट होने वाला है या ये जो मूवमेंट होता है ये किन कारणों से होता है और इसके परिणाम क्या होते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।